मैं दूसरे बिंदु की तरफ बढ़ रहा हूँ। जो आपने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर देखा कि पहला बिंदु जो था आपका, वो आपका पहला बिंदु सूक्ष्म पाठ योजनाओं के निर्माण के रूप में था, और मैं दूसरे बिंदु की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दूसरे बिंदु के रूप में यदि आपने देखा होगा कि आपकी गतिविधियों के अंदर उसमें पाठ योजनाओं का निर्माण दिया गया है। पाठ योजनाओं का निर्माण भी 50 अंकों का है, 2 क्रेडिट स्कोर कवर करता है, और वो 2 क्रेडिट कोर्स कवर के साथ में 50 अंक प्राप्त कर रहा है आपका। और पाठ योजनाओं का निर्माण आपका फॉर्मेट 031 की जो आपकी मार्गदर्शिका आपने डाउनलोड करी है वहाँ पर मिल जाएगी आपको। उसी फॉर्मेट को आगे पीछे करके पेज में निकलवा लें। इस तरीके से पेपर को सेट करें। पेपर को आप इस तरीके से सेट करेंगे कि आपका पेपर जो है वो जो स्टार्टिंग का एक पेज है, जिसके अंदर आपने, यदि आप मार्गदर्शिका की तरफ जाएं और वहाँ पर यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ या मैं कहूँ कि अभी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको जब आप इसकी बात करेंगे तो मैं अभी आपको फॉर्मेट एक बता देता हूँ कि आपके फॉर्मेट में क्या क्या दिया गया और उसके अंदर आप किस तरीके से करेंगे। आपका जो पहला पेज है वो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के नाम से ऊपर लिखा हुआ है पाठ योजना लेसन प्लान। विद्यालय विषय के शिक्षण का आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अध्ययन केंद्र आपका जो दिया गया है वो अध्ययन केंद्र आपका रहेगा। बीएड वर्ष 2015-17 की मार्गदर्शिका जरूर देखिएगा। पुराने वाली देखिएगा या नए वाली देखिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। उसका प्रिंटिंग आप, छात्र अध्यापक का नाम है, पंजीयन संख्या आपका वो होगा और विद्यालय का नाम वो होगा। पंजीयन संख्या तो आपका वो है जो कि आपकी परीक्षा के समय पर आप लोग लिख रहे हैं। आपका रोल नंबर भी वही है और पंजीयन संख्या भी वही है जो आपने अभी फॉर्म भरा उसके अंदर आपने देखा होगा इस चीज़ को। विद्यालय का नाम वो होगा जिस विद्यालय के अंदर आप पढ़ा रहे हैं, या यदि आपका प्राथमिक स्कूल है तो आप 6ठी क्लास से लेकर 8वीं तक के स्कूल के अंदर दे सकते हैं, या 6ठी क्लास से लेकर 10वीं तक के स्कूल के अंदर, या आपका 6ठी क्लास से लेकर 12वीं तक के स्कूल के अंदर आपकी पीओ के अंडर में भी काम कर सकते हैं। यदि आपका स्वयं का विद्यालय तो ठीक है, इसके लिए कोई अन्यंत्र कोई अलग से छुट्टियां लेने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्राथमिक विद्यालय के जो अध्यापक है वो एक समय के लिए, एक समय का मतलब है कि आप विदिन 10 डेज़ के अंदर आप 20 लेसन प्लान्स पूरा कवर करेंगे। और इस 20 लेसन प्लान्स के लिए आप लोग क्या करना है आपको कि 1 या 2 विषय, जब आपका 1 या 2 कालांश रह जाता है तो आपके नज़दीकी विद्यालय के अंदर आप जाके करके आ सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई अलग से छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ब्लॉक से आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई पीओ आपको परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड यदि मैं दूसरे रूप में कहूँ तो आप किसी भी रूप के अंदर आप इस लेसन प्लान को कंप्लीट करेंगे, उसके अंदर आपकी मोहर लगेगी, बाकायदे प्रिंसिपल अटेस्टेड करेगा उस चीज़ को कि आपने लेसन प्लान यहाँ दिया है। और एक लास्ट में एक जाके एक लेटर तैयार होगा, वो लेटर में का फॉर्मेट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि इस तरीके से आपको प्रिंसिपल से लिखवा के और ये लेटर हेड के ऊपर लेके आना है, वो आपको मिल जाएगा। तो ये वाला जो पेज है वो जो सामने जो छात्र अध्यापक का नाम है, पंजीयन संख्या है, विद्यालय का नाम है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है आपके, ये वाला जो पेज है, ये वाला पेज एक तरफ आ जाएगा। उसके जस्ट बाद में आपको विद्यालय के विषय शिक्षण की बात करेंगे तो हम उसके अंदर आपको वार वाइज जो है वो इंडेक्स के रूप में आएगा। ये केवल एक ही पेज रहेगा आपका, या आगे पीछे कर सकते हो इसको 20 पाठ योजनाओं के रूप में। लेसन प्लान का एक इंडेक्स है आपका 20 लेसन प्लान का, आप आगे देखते जाएंगे तीसरे पेज के अंदर आपको 11 तक है, 12 तक है, 15 तक है। ऐसे इस तरीके से आपको ये 4-5 पेज तो स्टार्टिंग के एक ही बार निकालने हैं, वो हर एक के साथ नहीं लगाने हैं आपको। आगे आप देखेंगे तो पाठ योजनाओं का स्टार्ट हुआ है, वहाँ पर आपका अध्ययन केंद्र है, छात्र अध्यापक का नाम है, विद्यालय का नाम है, आपका विषय है, कालांश है, कालावधि है, इकाई उप इकाई कौन सी आ रही है, इसके लिए सामान्य उद्देश्य कौन से हैं, विशिष्ट उद्देश्य कौन से हैं। यह आपका पहले पाठ का पहला पेज है, ये ध्यान रखिएगा, पहले पाठ का पहला पेज है। यदि मैं इसको आगे पीछे करवाने की कोशिश करूं तो यदि एक ही पेज के अंदर आप पूर्व ज्ञान प्रस्तावना को, अब देखिए बेटा, जब आप, मैं बात कर रहा हूं आपको कि आप जब किताब पुस्तक को खोल रहे हैं, यदि पुस्तक को खोल रहे हैं, आपके आमने सामने 2 पेज हैं, एक दाईं तरफ है एक बाईं तरफ है, आपका आमने सामने पेज हैं आपके। तो जो मैंने पहला पेज बताया है वो आपके बाईं हाथ की तरफ का जो सामने खुला हुआ पेज है उस फ्रंट पेज में आना चाहिए। सेकंड पेज आपके दाईं तरफ जो खुला हुआ है पेज उसके ऊपर आना चाहिए। उसके बाद में जब उस पेज को पलटेंगे आप, अगला पेज पलटेंगे, उस समय पर आमने सामने आपका तीसरा और चौथा पेज आना चाहिए, तीसरा और चौथा, जिसके अंदर आपको 7वां बिंदु के रूप में दिया है प्रस्तुतिकरण के रूप में। तो वो प्रस्तुतिकरण भी आप लेके आ सकते हैं, एक पेज के ऊपर, पूरे पेज के ऊपर भी लेके आ सकते हैं। और आगे पीछे यदि हाथ से फॉर्मेट बना लें आप तो इस पूरे पेज को 7वें प्रस्तुतिकरण वाले को आप पूरा फॉर्मेट दोनों पेजों के अंदर फैला भी सकते हैं कि इसके 3 जो हैं
तीन जो कॉलम्स हैं आपके, वो 3 कॉलम्स से आप किस में कर लेंगे, 3 कॉलम्स जो है वो आप कर सकते हैं। जैसे क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु और अध्यापक क्रिया एक पेज में ले लें, छात्र क्रिया और शामपट कार्य दूसरे पेज के अंदर ले लें आप। तो ये आप आमने सामने पेजों के ऊपर करते हुए इस तरह के 3 शिक्षण बिंदु पूरा करेंगे। प्रत्येक लेसन प्लान के अंदर आपके 3 शिक्षण बिंदु पूरे होंगे, ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से आप लोग 3 पेज निकाल लेंगे। तो एक पेज आपका हो गया आमने सामने का जो फर्स्ट और सेकंड पेज है, उसके बाद में आपका तीसरे पेज पे प्रस्तुतिकरण वाला हिस्सा आ जाएगा। यदि आप एक ही पेज पे रखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है एक साइड के, तो वन साइडेड 1, सेकंड साइडेड में सेकंड बिंदु और पलट जाएगा तो तीसरी साइड में तीसरा शिक्षण बिंदु। ये तीनों ही पेज प्रस्तुतिकरण के होंगे, तीनों ही पेज किसके होंगे, प्रस्तुतिकरण वाले पेज के होंगे। जो 7 नंबर बिंदु आपका दिया हुआ है उसके अंदर आपने देखना कि जब बढ़ोगे आप तो उसमें एक प्रस्तुतिकरण के नाम से प्रेजेंटेशन के नाम से आपको एक बिंदु दिया गया है। उस पेज के आप 3 कॉपी करवाएंगे एक साथ उसी लेसन प्लान के अंदर। मतलब पहला पेज आपका कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, आपका आज का कौन सा टॉपिक है आपका, वो आ गया। दूसरा पेज जो दाईं हाथ की तरफ है वो पेज आपका आ गया कि आप के उद्देश्य शिक्षण सहायक सामग्री कौन सा प्रयोग कर रहे हैं आप, प्रस्तावना कौन सी प्रयोग कर रहे हैं और आप उद्देश्य कथन के रूप में आपने देखा। फिर तीसरा पेज प्रस्तुतिकरण का है, चौथा पेज भी प्रस्तुतिकरण का है, 5वां पेज भी प्रस्तुतिकरण का है और छठे पेज देखिए 7, 8, 9 एक साथ दिया गया है आपका। ये तीनों पेजों को इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। और समापन कथन और पुनरावृत्ति और गृह कार्य, ये आपका लास्ट पेज हो जाएगा। वो लास्ट पेज ध्यान रखिएगा कि दाईं तरफ आ जाएगा अपने आप ही। जब यदि इस तरीके से आप लोग इसको प्रिंटिंग करेंगे तो आगे पीछे पेजों को आप करवा सकेंगे और इस तरह के आपको 20 लेसन प्लान एक साथ अटैच करने हैं। यदि आपको इसी तरीके से कंटिन्यूटी में निकलवाएंगे तो आप समझ जाएंगे इस बात को कि जब लास्ट वाला जो गृह कार्य दाईं तरफ का पेज गृह कार्य का आ रहा है, गृह कार्य वाला, उसी के जस्ट पीछे जब पलटी करेंगे तो आपके लेसन प्लान का पहला पेज उसके पीछे आ रहा है। यदि इस फॉर्मेट में यदि आप करेंगे तो आप आराम से 20 लेसन प्लान्स को बना पाएंगे। इनके अंदर हम जब टॉपिक की बात करेंगे तो मैं टॉपिक पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी पाठ योजनाओं के दौरान में। यदि मैं फर्स्ट बिंदु की बात करूँगा यहाँ पे, तो फर्स्ट बिंदु के अंदर आपको देखिएगा, आप देखते जाइएगा कि इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। आपका फर्स्ट में आ रहा है अध्ययन केंद्र का नाम, जो आपका अध्ययन केंद्र आपने चुना है वो आएगा। छात्र अध्यापिका या अध्यापक का नाम, स्टूडेंट टीचर आपका नाम खुद का है। विद्यालय का नाम जिसमें आप लेसन दे रहे हैं उस विद्यालय का नाम रहेगा। विषय जो आपने चुना है शिक्षण के लिए वो रहेगा। कक्षा वो रहेगी जो कि जिसमें आप लेसन प्लान दे रहे हैं। और दिनांक के अंदर वो दिनांक डलेंगी जो एक दिन के अंदर 2 लेसन प्लान आप कवर कर सकते हैं। 10 दिन का इंटर्नशिप का पार्ट मिनिमम रहेगा आपका। कालखंड और अवधि, कालखंड का मतलब है यहाँ पर और अवधि से मतलब है कि कालखंड तो कौन सा है और अवधि कौन सी है। अवधि का मतलब है 30 मिनट है और कालखंड का मतलब है कि आप कौन से ग्रुप में कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ में कर रहे हैं, सेकंड हाफ में कर रहे हैं। कालखंड के अंदर आप जोड़ सकते हैं इसको। फिर इकाई कौन सी और उप इकाई कौन सी है, तो इकाई वो है जो आप 6ठी क्लास के लेसन प्लान जैसे बना रहे हैं। आपको मान लो एक पाठ है आपके पास में, एक पाठ में आपने 4 पाठ निकाल दिया आपने, तो जो इकाई है वो आपकी पाठ योजना है। यदि मैं एसएस की बात करूं तो भूगोल एक इकाई हो सकती है और उस भूगोल के अंदर एक एक चैप्टर एक उप इकाई का काम कर सकते हैं, उप इकाई का। लेकिन उसके अंदर उस उप इकाई में फिर लेसन प्लान अलग अलग नाम से होंगे, वो उसे 4 से 5 एक चैप्टर में कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। यदि मैं हिंदी की बात करूंगा तो आप इकाई के रूप के अंदर आप गद्य अलग ले सकते हैं, पद्य अलग ले सकते हैं, व्याकरण अलग ले सकते हैं। एक ही के अंदर 3 इकाइयाँ आ जाएंगी और उसके अंदर छोटे छोटे फिर उप इकाइयाँ होंगी और फिर लेसन प्लान्स के रूप में आप लोग 20 लेसन प्लान्स आप लोगों को पूर्ति करनी है। ये रहेगा आपका हिस्सा। यहीं विज्ञान की बात करूं, गणित के अंदर बात करूं, गणित के अंदर तो आप ज्योमेट्री अलग रख सकते हो, आप अंकगणित अलग रख सकते हो, रेखा गणित को अलग रख सकते हो, आप उस रूप में भी आप काम कर सकेंगे। यदि मैं विज्ञान की बात करूं तो आप छोटी क्लासेस हैं, क्योंकि चूँकि 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक के आप लेसन प्लान बना रहे हैं, उसके अंदर आप भौतिक विज्ञान को एक इकाई के रूप में रख सकते हैं, रासायनिक विज्ञान को एक इकाई के रूप में रख सकते हैं, गणित बायोलॉजिकल जीव विज्ञान को एक इकाई के रूप में रख सकते हैं। आप इसको इकाइयों का नाम दे दें और उस इकाई के अंदर कितनी उप इकाइयाँ, आपने 3 चैप्टर हैं तो 3 उप इकाइयाँ हो गई, और उन 3 उप इकाइयों के अंदर चैप्टर कितने ले रहे हैं आप, 6 ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं, प्रत्येक चैप्टर के 2 लेसन प्लान बना सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपके करते हुए 20 लेसन प्लान्स पूरे हो जाएंगे।
तो ये तो हो गया सामान्य उद्देश्य। जब उसी के नीचे बात कर रहा हूँ मैं सामान्य उद्देश्य की बात करूँ तो सामान्य उद्देश्य हमारा ये होता है कि बच्चा सामान्यतः इन पाठ की योजनाओं के बारे में समझ पाएगा। जो भी पाठ योजना के अंदर आपका जो टॉपिक आया है, जैसे मैं भूगोल के अंदर एक उदाहरण दे दूँ या मैं कहूँ कि एसएस के अंदर एक उदाहरण दे दूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि सामान्यतः बच्चा अकबर के बारे में सीख सकेगा। सामान्य उद्देश्य है कि मैं अकबर के विभिन्न युद्धों के बारे में, अकबर के विभिन्न क्रियाशैलियों के बारे में, अकबर की विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के बारे में अध्ययन करवा सकूंगा या कर लेगा बच्चा। ये आपका सामान्य उद्देश्य के रूप में रहेगा। और विशिष्ट उद्देश्य जब बात करते हैं हम, उसके नीचे जो बिंदु है आपका विशिष्ट उद्देश्य का, तो विशिष्ट उद्देश्य के अंदर हम लोग ज्ञान को अलग, अवबोध को अलग, ज्ञानोपयोग को अलग, अभिवृत्ति को अलग और अभिरुचि को अलग रख सकते हैं। यदि मैं ज्ञान की बात करूंगा विशिष्ट उद्देश्य के अंदर, जब आप ये 5 बिंदु दे रखे हैं तो पहले बिंदु के अंदर लिखेंगे ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है कि आप सटीक तौर से एबीसीडी के रूप में, एक अंक के रूप में, एक लाइन के रूप में, मतलब जो ज्ञान आपको अध्यापक दे रहा है, जो अध्यापक दे रहा है ज्ञान, और उसी अध्यापक के ज्ञान को सीधा सीधा ऐसा कैसा बच्चा बता रहा है, वापस उस ज्ञान को रिपीट कर रहा है, वो ज्ञान का हिस्सा है। यदि मैं अवबोध की बात करूं, सेकंड बिंदु के रूप में आप जब लिखोगे विशिष्ट उद्देश्य में तो अवबोध लिख दे। अवबोध के अंदर आप व्याख्या करवा सकते हैं, वर्गीकरण करवा सकते हैं, संश्लेषण करा सकते हैं, विश्लेषण करा सकते हैं किसी चीज़ का। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने टॉपिक क्या लिया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसकी व्याख्या करवा रहे हो। जैसे मैं कहूँ कि अशोक के युद्ध की व्याख्या कीजिए, अशोका के, या मैं कहूँ कि विभिन्न तरह की पर्वतमालाओं की व्याख्या कीजिए, या मैं कहूँ एक पर्वतमाला जो मैंने दी है पाठ्य योजना के दौरान उसकी व्याख्या करवा सकते हैं। गणित में आप कह सकते हैं कि इस a+b के होल स्क्वायर का संश्लेषण कीजिए, विश्लेषण कीजिए, इस तरीके से कर सकते हैं। यदि आपको बनाना है तो उस तरीके से बना सकते हैं अवबोध के रूप में। ज्ञानोपयोग सीधा सा एक ही है। ज्ञानोपयोग के आगे सीधा लिखेंगे, बच्चा अपने भविष्य के अंदर अपना इस ज्ञान का उपयोग कहीं भविष्य के अंदर कर पाएगा, या ज्ञान उपयोग का हिस्सा है। अभिरुचि की बात करूं तो रुचि को डेवलप किया जाता है बेटा, रुचि को डेवलप किया जाता है, और रुचि जो है वो रुचि बनाई जाती है क्लास के अंदर। हम लोग क्रिएट करते हैं अभिरुचि को। जब क्रिएट करने का मतलब यहाँ पर है कि मैं जब क्रिएट कर रहा हूँ, दैट मीन्स है कि मैं बच्चे को जिज्ञासु बना रहा हूँ उसके पीछे। अब मैं कहूँ कि डेली अखबार कैसे पढ़े बच्चा, डेली आपकी पुस्तक को कैसे पढ़े, उसकी रुचि कैसे डेवलप करवा पाओगे आप। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे पाठ जो आज पढ़ाया है वो बच्चा जाके पढ़े। क्या रुचि डेवलप कर सकते हो आप, किससे बांध सकते हो उसको बांध सकते हैं दैनिक जीवन की चीज़ों से। बच्चा कहाँ उपयोग कर रहा है उसकी चीज़ों से। या मैं कहूँ कि अखबार को मुझे पढ़वाना है, बच्चे को डेली अखबार पढ़ता नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा डेली अखबार पढ़े और दैनिक जो न्यूज़ है उनसे अटैच रहे। क्या कर सकते हो आप? ये कर सकते हो आप कि जो पाठ योजना आप बता रहे हो, जो क्लास के अंदर आप समझा रहे हो, उसको आप सीधा कह दो जाके कि आज के अखबार के अंदर ये वाला टॉपिक आया है और इस टॉपिक के अंदर इतने वाले पृष्ठ के अंदर आपको इस संदर्भ में और आगे की जानकारियाँ दी गई हैं। बच्चा डेफिनेटली जाके देखेगा उसको। यदि इस तरीके का देखेगा तो बच्चे को हम लोग अखबार पढ़ने के प्रति रुचि पैदा कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है। अभिरुचि अभिवृत्ति के रूप में आप विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। आगे की बात करूं मैं अगले पेज के अंदर, तो शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री वो सामग्री है जो कि टीचिंग और लर्निंग के समय पर आप काम में ले रहे हैं। चौक है, डस्टर है आपका, लेकिन ये ध्यान रखें कि हिंदी में लिखें तो हिंदी में लिखें और अंग्रेजी में लिखें तो अंग्रेजी में लिखें। या तो चौक लिखें, डस्टर लिखें, है ना, इस तरीके से लिखें। पॉइंटर लिखें आप, लपेट फलक की जगह पर ब्लैक बोर्ड लिखें, हिंदी के अंदर ब्लैक बोर्ड लिख सकते हैं। या मैं कहूँ कि चार्ट है आपका, प्रोजेक्ट है आपका, ये लिख सकते हैं इंग्लिश के अंदर। यदि उन्हीं चीज़ों को मैं हिंदी के अंदर लिखने की कोशिश करूँगा तो सारे एक जैसे ही होने चाहिए। शामपट है, बोर्ड का शब्द है, शामपट ले सकते हो आप लोग, है ना। चौक को क्या कहेंगे आप खुद सोच के देखिए। श्वेतवर्तिका बोलेंगे हम लोग, तो श्वेतवर्तिका बोल सकते हैं हम लोग, है ना, चौक की जगह पर। डस्टर की जगह पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, झाड़न बोलेंगे आप। पॉइंटर की जगह पर आप संकेतिका बोलेंगे आप। तो इस तरीके से या तो हिंदी में लिख दें सारे या अंग्रेजी में लिख दें। आपने चार्ट इस्तेमाल किया तो चार्ट है, आपने जो इस्तेमाल किया है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान का जो अगला बिंदु है इसके अंदर पूर्व ज्ञान क्या है? प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज का मतलब है बच्चा उसके बारे में सामान्य जानकारी रखता है। सीधे से शब्दों में लिखना है कि आप बच्चा इसके सामान्य के बारे में है, जो भी टॉपिक आपने लिया है उसकी सामान्य जानकारी बच्चा रखता है। लेकिन विशेष जानकारी हमको देनी है, विशेष जानकारी हमको देनी है। इसलिए हम लोग पूर्व ज्ञान के अंदर लिखते हैं सामान्यतः कि बच्चा अशोका के बारे में
सामान्य जानकारी रखता है, अशोका के युद्ध के बारे में सामान्य जानकारी रखता है, पर्वतमाला के बारे में सामान्य जानकारी रखता है, संज्ञा की निचली स्टेज के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। निचली स्टेज का मतलब है जो संज्ञा दी है आपने, सर्वनाम दिए है व्याकरण के रूप में, तो वहाँ पर आप कह सकते हो इस बात को कि नॉर्मली इन चीज़ की सामान्य जानकारी रखता है। ये लिखेंगे हम। प्रस्तावना की बात करेंगे तो यहाँ पर शिक्षक क्रिया है और छात्र क्रिया है। देखो, प्रस्तावना जब बात होती है तो प्रस्तावना को हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। प्रस्तावना हम लोग क्वेश्चनिंग आंसर के रूप में कर सकते हैं, हम लोग विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएं या सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएं। क्योंकि देखो, विशिष्ट से सामान्य की ओर इसलिए नहीं जा सकते हम लोग, विशिष्ट से सामान्य इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि विशिष्टता यदि पहले बच्चों को पता है तो हम लोग उसको बोर कर रहे हैं। इसलिए हम लोग हमेशा प्रस्तावना के अंदर ध्यान रखेंगे कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे, या मैं कहूँ कि सरल से कठिन की ओर जाएंगे, सरल से कठिन की ओर जाएंगे, या फिर मैं एक शब्द और कहता हूँ कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे। ज्ञात से अज्ञात का मतलब है पता है सब कुछ, वो सामान्य 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 आते आते और आप अपने टॉपिक पर पहुँच सकते हो। तो उस तरीके से आप क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन आंसर करते करते आप जो अंतिम जो क्वेश्चन होगा इसके अंदर, 5वां क्वेश्चन, वो क्वेश्चन होता है कि भाई आप इसके बारे में पूछ रहे हैं बच्चे से कि इसके बारे में क्या जानते हैं, तो बच्चा या तो निशब्द है, शब्द नहीं बता पा रहा है, या कह सकते हैं कि हम लोग बच्चा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखता है, तो वहाँ पर आप लिखेंगे बच्चा शांत है, या फिर मैं कहूँ कि निरुत्तर है, निरुत्तर भी बोल सकते हैं उसको, या फिर मैं कहूँ कि समस्यात्मक कथन है, वो बच्चे के लिए समस्या है, वो कथन बता नहीं पाएगा, मुश्किल है, तो समस्यात्मक के रूप में छात्र क्रिया की तरफ आप समस्यात्मक लिखेंगे 5वें क्वेश्चन के सामने। पहला क्वेश्चन लिखेंगे छात्र क्रिया में, उसका आंसर लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन शिक्षक क्रिया में लिखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे छात्र क्रिया में। तीसरा क्वेश्चन शिक्षक क्रिया में लिखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे छात्र क्रिया में। चौथा लिखेंगे, और 5वें के अंदर आप निरुत्तर हो जाएंगे, और 5वां आपके टॉपिक तक पहुंचना चाहिए। ये आपकी हिस्सा रहता है। उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ द एंड। उद्देश्य कथन क्या है? उद्देश्य कथन वो है कि मैं कहूँ कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कहूँ कि मैं अशोका के बारे में विशिष्ट जानकारी प्रदान करूँगा। किसकी? अशोका की प्रशासनिक इकाई के बारे में विशिष्ट जानकारी प्रदान करूँगा, जो मैं, क्योंकि अशोका मैंने अभी टॉपिक ले रखा है इसलिए कह रहा हूँ। या मैं कहूँ कि पर्वतमालाओं की विशिष्ट जो पर्वतमालाएं हैं उनके बारे में बताऊँगा, या पर्वतमाला के प्रकारों का विस्तार से अध्ययन करेंगे हम लोग, ऐसा कह सकते हैं। या गणित में कहूँ कि मैं लाभ हानि का विस्तार से अध्ययन करेंगे हम लोग, ये हो सकता है। या मैं कहूँ कि ज्योमितीय इकाइयों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मतलब शब्द का मतलब सीधी सी बात है, वाक्य के अंदर लास्ट में आता है विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये रहेगा टॉपिक के साथ में आपका उद्देश्य कथन। फिर आपके आगे आ जाता है अगला नेक्स्ट पेज, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्रम संख्या है। शिक्षण बिंदु के रूप में आपने टीचिंग पॉइंट रखे हैं, 3 टीचिंग पॉइंट रखने जरूरी हैं इसके अंदर। एक शिक्षण बिंदु आपने ले लिया, जैसे मैं कहूँ कि लाभ हानि की बात करूँ तो मैं तो एक में लाभ ले लिया, एक में हानि ले लिया, और एक के अंदर उसकी क्रिया ले ली, लाभ हानि के बारे में प्रश्नों का हल ले लिया। इस तरीके से गणित में भी ले सकते हैं, लेकिन गणित के अंदर स्पेशली ऐसा नहीं होता है। गणित की फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अलग है, हिंदी की फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अलग है। ये आपको सहायता लेनी पड़ेगी आपके वीडियोज़ की, कि आपने हिंदी के अंदर कैसे लेसन प्लान बना सकते हैं और अंग्रेजी में कैसे लेसन प्लान बना सकते हैं। आप इस तरीके की आपको सहायता लेनी पड़ेगी। छात्र इसमें शिक्षण बिंदु के रूप में आपने टीचिंग पॉइंट रखे। एसएसटी के अंदर 3 टीचिंग पॉइंट होना जरूरी है, विज्ञान के अंदर 3 टीचिंग पॉइंट होना जरूरी है, गणित के अंदर जरूरी नहीं है, क्योंकि गणित के अंदर संश्लेषण विश्लेषण प्रक्रिया चलती है। तो आप सबसे पहले कह सकते हो कि इन प्रश्नों का हल करवाएंगे, तो आपने प्रश्नों का हल करवाना सिखाया या सूत्र का हल करना सिखाया, उसके बाद उसका प्रयोग सिखाया। और प्रयोग 2 बिंदु में भी खत्म हो सकता है गणित का लेसन प्लान, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि 3 ही शिक्षण बिंदु हों। लेकिन अधिकांशतः एसएसटी के अंदर, अधिकांशतः भूगोल के अंदर, इतिहास के अंदर अलग से लेते हैं, तो उनके अंदर 3 शिक्षण बिंदु होना जरूरी है। अध्यापक क्रिया के अंदर आप लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? पहले तो आप 1-2 प्रश्न कर रहे हैं, विकासात्मक प्रश्न कर रहे हैं। सबसे ऊपर रहेगा विकासात्मक प्रश्न। आपने 2 विकासात्मक प्रश्न करे, 2 का उत्तर छात्र दे रहा है, छात्र दे रहा है। आप कहने का मतलब ये है कि विकासात्मक प्रश्न वे प्रश्न हैं जो कि शिक्षण बिंदु तक पहुंचने के लिए काम में आते हैं। उस शिक्षण बिंदु तक पहुंचेंगे, उसके बाद में उसका शामपट कार्य के अंदर आप साधारण ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं, एक चार्ट के रूप में उसके अंदर रख के आप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन बिंदुओं के जितने क्या कौन से कॉलम में क्या चीज़ आ सकती है उसे को मैं एक 2 लेसन प्लान आपके इस ग्रुप में छोड़ूंगा, और उस लेसन प्लान से आपको समझ जाएगा कि आप कौन से स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं।
तो अपने विषय का सब अपने ही विषय के बनाने हैं। और लास्ट में आकर पुनरावृत्ति प्रश्न, इसी के अंदर लास्ट के अंदर पहले रहता है शिक्षण बिंदु के अंदर विकासात्मक प्रश्न, उसके बाद में रहता है आपकी क्रिया प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब है कि आप क्या सिखाएंगे बच्चे को, वो चीज़ें सारी डिटेल में आएंगी। आपने 10 लाइन के अंदर पढ़ा रहे हैं आप, तो आपकी छात्र अध्यापक क्रिया में वो 10 लाइनें लिखी जाएंगी और छात्र उस समय क्या कर रहा होगा उसके सामने लिखा जाएगा। छात्र उस समय पर मौन धारण करना होगा, बैठा होगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है, कठिन शब्दों का आपसे पूछ सकता है, तो ऐसा रहेगा इसके सामने। और फिर शामपट उस समय पर क्या चल रहा है कि आपने कठिन शब्द ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं, जो 2-4 कठिन शब्द ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं वो चीज़ आपकी यहाँ पर शामिल हो जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद में इसी शिक्षण बिंदु के 3 पार्ट हैं बेटा। एक शिक्षण बिंदु के 3 पार्ट हैं, ऊपर से विकासात्मक प्रश्न है, उसके बाद में अध्यापक कथन है, अध्यापक जो क्रिया करवाएगा वो है, और फिर उसके बाद में उसी के बोध प्रश्न है। बोध प्रश्न का मतलब है कि जो आपने पढ़ाया उसी की आपकी बच्चे की बुद्धि को चेक करना है आपको, तो वो बोध प्रश्न उसी में से होंगे, जो आपने वो जो कंटेंट ऊपर लिया है उसी में से आपके बोध प्रश्न बनेंगे। ये भी 2 से 3 हो सकते हैं। विकासात्मक 2 प्रश्न हो सकते हैं, बीच में कंटेंट आएगा, फिर बोध प्रश्न आएंगे, उसके अंदर 2 ही प्रश्न हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक शिक्षण बिंदु पूरा होता है। ऐसे 3 शिक्षण बिंदु पूरे करने हैं और 7, 8, 9 पेज नंबर लिखा हुआ होगा आपका, 7, 8, 9 बिंदु लिखे हुए हैं। वो तीनों शिक्षण बिंदु के रूप में है, इसलिए क्योंकि एक ही जैसा मिलेगा आपको। जब मैं 8वें पॉइंट की बात, वापस 8 इसलिए आ रहा है कि वहाँ पर है समापन कथन का मतलब क्या है कि यहाँ लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा इस शिक्षण बिंदु को पूर्ण करवा दिया गया और बच्चे ने बहुत अच्छे से समझ लिया। ये है समापन कथन, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स कहलाता है। और उसके बाद में पुनरावृत्ति का मतलब है कि जो आपने बोध प्रश्न बनाए हैं प्रत्येक शिक्षण बिंदु में, वो 1 या 2 प्रश्न इस पुनरावृत्ति में वापस पुनः दोहराया जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक शिक्षण बिंदु से एक प्रश्न उठा लेंगे, दूसरे शिक्षण बिंदु से एक प्रश्न उठा लेंगे, तीसरे शिक्षण बिंदु से एक प्रश्न उठा लेंगे और 3 प्रश्न इस पुनरावृत्ति के अंदर लिख देंगे आप। गृह कार्य के रूप के अंदर आपको देखिएगा आगे गृह कार्य है, और गृह कार्य के अंदर आप लोग छोटे प्रश्न दे सकते हैं, मध्यम श्रेणी के प्रश्न दे सकते हैं, बड़े प्रश्न दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे जा सकते हैं। जब मैं वस्तुनिष्ठ की बात कर रहा हूँ तो आप ध्यान रखें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंदर आपको रेखांकित प्रश्न हो सकते हैं, एबे रूप में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, ब्लैंक क्वेश्चन हो सकते हैं, हाँ ना के प्रश्न हो सकते हैं, मिलान करो के प्रश्न हो सकते हैं। तो ऐसा गृह कार्य के अंदर किया जा सकता है। या मैं कहूँ कि अति लघुतरात्मक, फिर लघुतरात्मक और फिर निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसा किया जा सकता है। और रिमार्क के रूप के अंदर कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर आपकी जो वो क्रियान्वयन आपके 20 लेसन प्लान जब बना लिए, तो इस रिमार्क के अंदर हो जाएगा कि छात्र अध्यापक द्वारा ये पढ़ाया गया, और वहाँ पर आपके रिमार्क डल जाएगा कि छात्र अध्यापक द्वारा ये पढ़ाया गया, और वहाँ पर एक सील लग जाएगी प्रिंसिपल की। तो वहाँ पर आपके जो आपने ऊपर बिंदु देख रहे हैं आप कि आपको क्या क्या क्रिया करनी है, तो उसका पहला बिंदु तो आपको मैंने सूक्ष्म पाठ योजना के रूप में बता दिया, दूसरा बिंदु पाठ योजना के रूप में बता दिया, और जो तीसरा बिंदु है वो पाठ योजना का क्रियान्वयन है। क्रियान्वयन का मतलब ही यहाँ रिमार्क है। इस रिमार्क के अंदर यदि आपका आ जाता है कि छात्र अध्यापक ने ये पाठ की प्रस्तुति सही तरीके से दी और वो सील लगा देता है, प्रिंसिपल ऑथराइज कर देता है, दैट मीन्स वो क्रियान्वयन का हिस्सा भी पूरा हो गया। इसका मतलब है कि दूसरा बिंदु और तीसरे बिंदु का एक साथ बत्ता आएगा आपका, एक साथ आपको कंबाइन करने हैं 20 लेसन प्लान्स को, और इसकी बुकलेट बनानी है अपने विषय की अलग से। तो दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु इस तरीके से पाठ योजना पूरी हो जाएगी। 20 पाठ योजनाओं का निर्माण आपको करना होगा। तो इस तरीके से 20 पाठ योजनाओं का एक अलग से डायरी बन जाएगी आपकी, और उस डायरी के साथ के अंदर पहला जो है सूक्ष्म पाठ योजना प्लस दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु क्रियान्वयन के रूप के अंदर, जब आप इसी बुकलेट के अंदर आप जाएंगे, ऊपर के अंदर आप देख रहे हैं आप, तो वहाँ पे आपने देखो पहला बिंदु तो ज़्यादा आपका सूक्ष्म पाठ योजना निर्माण है, फिर पाठ योजनाओं का निर्माण है, फिर पाठ योजनाओं का क्रियान्वयन है। यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया। इसके अंदर आपको 20 लेसन प्लान बनाने हैं दूसरे और तीसरे बिंदु के रूप में। पहला बिंदु 10 वो पाठ योजनाएं जो आप लोग विद्यालय के अंदर आज ऑलरेडी बना रहे हैं वो बनेंगे, उसकी एक अलग से बंच हो जाएगी। सेकंड बंच के रूप के अंदर आपकी 20 पाठ योजनाएं आ जाएंगी। तीसरे बिंदु के अंदर पाठ्य योजना का क्रियान्वयन है, और क्रियान्वयन भी 50 नंबर का है, चूंकि इसलिए 200 पाठ्य योजनाओं के पीछे आपके सिग्नेचर होंगे। और इसके लिए भी एक फॉर्मेट दिया हुआ है, हालांकि 2 पेज का, यदि आप चाहें तो उसको आप काम में ले सकते हैं, पीछे काम में ले सकते हैं। और नहीं लेना चाहते तो आप रिमार्क के अंदर लिखवा लें कि ये पाठ्य योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, और प्रिंसिपल का ठप्पा लगवा दें, काम खत्म।
इसका मतलब है कि 100 नंबर के आपके तो हैं आपका पाठ योजना और क्रियान्वयन, ये है 0-31 के रूप में। ठीक है, तो ये 0-31 का दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु कंप्लीट होता है। चौथा बिंदु अगले वीडियो के अंदर आएगा।